तो बच्चों, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का अब हम पार्ट थर्ड पढ़ते हैं। पहले पार्ट में हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जाना, दूसरे पार्ट पर उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स किए। अब तीसरे पार्ट में भी कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो तब कैसे पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की काउंट करते हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। आपके कॉम्पिटिटिव लेवल में भी काम देगा और बोर्ड लेवल में भी काम देगा। अब जैसे आप क्वेश्चन नंबर स्लाइड नंबर 10 पर देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 electrons each with a velocity of 10 to the power 6 meter per second are released towards each other. What will be the closest distance of approach between them? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, काफ़ी दूरी पर हैं। मान लिया वो u स्पीड से रिलीज कर दिए गए हैं, मास me और मास me है। यहाँ से अगर हम ध्यान दें तो रिलीज किए गए, आप भी जानते हैं दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे पर रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे और उनकी वेलोसिटी धीरे धीरे घटने लगेगी और तब तक वो पास आएंगे जब तक कि उनकी वेलोसिटी जीरो ना हो जाए। तो सेकंड सिचुएशन में देखिए, मैंने वेलोसिटी जीरो कर दी और उस समय की जो डिस्टेंस ली, क्लोजेस्ट डिस्टेंस, वो r0 ली। ऐसे क्वेश्चनों को लगाने के लिए बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी लगा लिया करिए। बड़ा ही आसान कैलकुलेशन हो जाएगा, जैसे मैंने किया है बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। आप भी जानते हैं इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो, क्योंकि लार्ज सेपरेशन पे है, काफ़ी दूर हैं, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी को हम जीरो मान लेंगे। काइनेटिक एनर्जी मेरे बच्चों इन दोनों इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, 2 × ½ mu स्क्वायर हो जाएगी। अब सेकेंड केस में जब आप देखेंगे, फाइनल सिचुएशन में देखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी 1/4πε0, Q1 की जगह -E, Q2 की जगह -E, बीच की डिस्टेंस R0, सॉल्व किया तो 1/4πε0 -E/R0 और रेस्ट पे आ चुके हैं, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो mu स्क्वायर बराबर हाफ 1/4πε0 E स्क्वायर/R0। R0 आपको निकालना था क्लोजेस्ट अप्रोच, तो R0 इज इक्वल टू 1/4πε0 E स्क्वायर और ये mu स्क्वायर यहाँ आ गया। इसकी वैल्यू 9 × 10⁻9 इंटू 1.6 × 10⁻−19 का स्क्वायर अपॉन 9.1 × 10⁻−31 इंटू 10⁻12 सॉल्व करेंगे तो R0 इज इक्वल टू 2.5 × 10⁻10 मीटर। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक ऐसा ही क्वेश्चन अभी आप 2 इलेक्ट्रॉन को अप्रोच करा रहे थे, अब थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है। अ प्रोटॉन मूव्स विथ अ स्पीड u डायरेक्टली टुवर्ड्स अ फ्री प्रोटॉन एट रेस्ट, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फॉर द 2 प्रोटॉन्स। मास m माना गया है, चार्ज e माना गया है। अब यहां पर देखिए बच्चों, थोड़ा सा अंतर है। क्या है अंतर? स्लाइड नंबर 11 में हम लोग अगर देखें तो स्लाइड नंबर 11 से दिख रहा है क्या कि एक प्रोटॉन तो रेस्ट पर है और दूसरा प्रोटॉन u स्पीड से इधर अप्रोच कर रहा है। दोनों एक दूसरे पर रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। ये रिपल्सिव लगाएगा तो ये रेस्ट से धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ना शुरू होगी, और अगर ये रिपल्सिव लगाएगा तो इसकी स्पीड घटना शुरू होगी। और इसकी स्पीड बढ़ना शुरू हो जाती है और इसकी स्पीड घटना शुरू हो जाती है। मान लेते हैं जिस समय क्लोजेस्ट अप्रोच है उस समय इसकी स्पीड बढ़ करके v डैश हो गई और इसकी स्पीड घट करके v डैश हो गई। अब v डैश अगर हो गई इनकी कॉमन स्पीड, तो कैसे इसको पता करेंगे? तो बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, आप जानते हैं लीनियर मोमेंटम, बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आप कह सकते हैं इसको, लीनियर मोमेंटम आप कह सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दें तो mu इनिशियल मोमेंटम, आप भी जानते हैं इनिशियल मोमेंटम इस चार्ज का mu होगा, इसका जीरो हो जाएगा। फाइनल मोमेंटम इसका मास इंटू वेलोसिटी, इसका मास इंटू वेलोसिटी। तो इस तरीके से प्रोटॉनों की जो फाइनल वेलोसिटी आएगी u/2 आएगी। और अब पहले वाले क्वेश्चन की तरह बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, k इनिशियल प्लस u इनिशियल इज इक्वल टू k फाइनल प्लस u फाइनल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हाफ mu स्क्वायर, दूसरे की तो रेस्ट पर है तो जीरो हो जाएगी, और बहुत लार्ज सेपरेशन पे है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानेंगे। और जब क्लोजेस्ट अप्रोच पर है वेलोसिटी v डैश हो गई तो
हाफ एम वी डैश स्क्वायर एक प्रोटॉन की, तो दोनों की तो 2 से मल्टीप्लाई प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई आर नॉट। ये तो आपका हो गया पोटेंशियल एनर्जी। इसको सॉल्व किया तो हाफ एम यू स्क्वायर बराबर एम यू बाई 2 का स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई आर नॉट। सॉल्व करेंगे तो आर नॉट बराबर बच्चों ई स्क्वायर अपान पाई एप्सिलॉन नॉट एम यू स्क्वायर। तो ये भी मुझे लगता है समझ में आ जाएगा। क्लोजेस्ट अप्रोच के समय हमेशा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब हम 12 पर आते हैं, स्लाइड नंबर 12 पर। अब हम बच्चों इस के लास्ट सेगमेंट में पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे दो चार्जेस की जब एक्सटर्नल फील्ड हो। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा दूं। 2 पॉइंट ए और बी हैं, कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है। पहले चार्ज को इनफाइनाइट से जब हम ए पर ले आएंगे तो वर्क डन फॉर Q1 जो होगा W1 बराबर Q1 इंटू 0 होगा, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं, कोई पहले से चार्ज नहीं है अब तक इस स्पेस में, तो इसलिए इसको लाने में यहाँ पोटेंशियल 0 है, तो लाने में वर्क डन भी क्या होगा 0। लेकिन अब ये जो चार्ज Q1 यहाँ पर आ जाएगा उससे यहाँ पर एक पोटेंशियल डेवलप हो जाएगी, और जब वो पोटेंशियल मेरे बच्चों डेवलप हो जाएगी तो वर्क डन फॉर Q2 W2 बराबर पोटेंशियल एट V इंटू Q2, और इस B पर जो पोटेंशियल है यहाँ वाले जो चार्ज आया है Q1, जो चार्ज Q1 आया है उससे, और चार्ज Q1 से कितना पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 R, और Q2 तो है ही है टोटल वर्क डन आपका ये हो गया, और यही टोटल वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी U देगा। लेकिन मेरे बच्चों अगर पहले से ही फील्ड हो, मान लेते हैं अब हमारा यहाँ एक्सटर्नल फील्ड था जिसकी वजह से A पर पोटेंशियल V1 था और B पर पोटेंशियल V2 था। अब हम इस चार्ज को इनफाइनाइट से अगर A पर लाएंगे तो अब हम नहीं कह सकते कि वर्क डन 0 होगा। अब हमको कहना पड़ेगा कि वर्क डन होगा, और कितना होगा W1 बराबर VA इंटू Q1, और A पर जो पोटेंशियल है वो V1 है और जो चार्ज आया वो Q1, तो V1 Q1 इक्वेशन फर्स्ट हो गया। वर्क डन W2 अगर निकालना है तो यहाँ पर नेट पोटेंशियल जो होगा V2 से ही नहीं लेंगे, यहाँ पर नेट पोटेंशियल। अब आप कहोगे कि नेट पोटेंशियल कैसे होगा, V2 तो पहले से ही है और अब जो ये चार्ज आया है ये भी लगाया है। अब आगे वाली स्लाइड में हम लोग देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे। W2 बराबर VB इंटू Q2। अब अगर हम अपनी लास्ट स्लाइड में देखें तो V पर जो पोटेंशियल हुआ V2 तो पहले से ही था, और जो वो चार्ज Q1 आया उससे पोटेंशियल हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R, तो W2 हो गया पोटेंशियल V2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R, और जिस चार्ज को ले आए हैं Q2, तो ये Q2 को लाने में वर्क हो गया, और टोटल वर्क W बराबर W1 प्लस W2। W1 को लाने में W1 जो वर्क है वो V1 Q1 है, W2 जो वर्क है वो V2 Q2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R है, तो U बराबर V1 Q1 प्लस V2 Q2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R, ये पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो बच्चों इसमें दो टर्म बढ़ गए, एक V1 Q1 प्लस V2 Q2। आप भी जानते हैं ये V1 V2 पहले से जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड थी उससे डेवलप होने वाला पोटेंशियल था। अगर फील्ड नहीं होती, पोटेंशियल नहीं होता, तो आप भी जानते हैं ये 0 हो जाता, ये 0 हो जाता, तब आपका U केवल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R होता। ठीक वैसे जैसे हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था कि जब फील्ड ना हो, तो जब फील्ड हो तो उससे जो पोटेंशियल हो उसको भी काउंट करके लिख लेते हैं। जैसे मैं आपको एक नोट में और समझाने की कोशिश करूं, अगर मान लीजिए सिंगल चार्ज लेते हैं, अगर वो सिंगल चार्ज नो फील्ड में पहले आया तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, क्योंकि आप भी जानते हैं पहले से कोई पोटेंशियल नहीं है, पहला चार्ज आ रहा है, इसलिए वर्क डन 0 है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0 है। लेकिन अगर फील्ड है और उस फील्ड से यहाँ पर पोटेंशियल V हो जाए तो इस Q1 को इनफाइनाइट से लाने में वर्क क्या होगा, W बराबर यहाँ का पोटेंशियल V इंटू चार्ज, और यही इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो पहले चार्ज की नो फील्ड में तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, लेकिन अगर फील्ड की वजह से वहाँ पोटेंशियल है तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी V इंटू Q1 होगी। तो मुझे लगता है कि आपको पोटेंशियल एनर्जी विदाउट एक्सटर्नल फील्ड और विथ एक्सटर्नल फील्ड दोनों समझ में आ गई होगी। तो इन 3 पार्टों में मैंने आपको CBSE बोर्ड और नीट के और JEE मेंस के सिलेबस के हिसाब से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाई। आगे इस पर कुछ और अच्छे क्वेश्चंस को देखने के लिए
मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।